फ्रेंड्स, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर बहुत हद तक सिमिलर है, लेकिन बल्कि एक फ़ायदा और हो गया आप लोगों को, और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में एग्जीक्यूटर अकाउंट वगैरह जो बनते थे, आगे आप समझोगे, वो सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। इवन कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट भी बनाने को नहीं आएगा। तो वही तो होता था इस चैप्टर में, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट, वो दोनों डिलीट कर दिए गए हैं टॉपिक। तो अगर वो दोनों ही डिलीट कर दिए गए तो फिर एक चीज़ बच गई बस इस चैप्टर में, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक बच गया, जर्नल एंट्रीज। तो जो जर्नल एंट्रीज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में थी, लगभग सारी एंट्रीज डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी आ जाएगी। ठीक है, एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, वो डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज़ एक्स्ट्रा होती है। डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में सबसे पहली बात वही, जो बचे हुए पार्टनर्स है वो गेन करेंगे, क्योंकि एक पार्टनर कम हो गया तो पहले खाने वाले 3 थे, अब खाने वाले 2 रह गए, तो उनका शेयर ऑब्वियसली बढ़ेगा। शेयर जो बढ़ेगा वो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल जैसे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में निकालते थे, 3 केसेस थे, वैसे ही यहाँ पर भी निकलेगा। ठीक है, अगर आपको रिवाइज करना हो रिटायरमेंट की, फिर से तीनों केसेस समझ लो एक बार, तो डेथ के भी तीनों केसेस समझ में आ गए। ठीक है, या तो वो हो सकता है कि जब पार्टनर की डेथ हुई तो पता नहीं दे नहीं रखा कि नया रेशियो क्या है या किस में दे के गया वो अपने शेयर को, तो इसका मतलब वही ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो सब बराबर। दूसरा केस क्या था, जिसमें कई बार क्या होता है, जैसे अब आपका हो गया डेथ में, कईयों की एकदम अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, तो उस केस में वो बताकर तो जाएगा नहीं, लेकिन डीड में लिखी होती है ये चीज़ें कि इनमें से कोई भी किसी की भी पहले डेथ होगी तो रिमेनिंग पार्टनर्स इसमें शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो वो केस हो सकता है न्यू रेशियो दे रखी हो, या जो सेकंड केस था ये हो सकता है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई हो उसका शेयर दे रखा हो कि बाकी पार्टनर्स किस रेशियो में शेयर करेंगे, मतलब मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो गेनिंग रेशियो दे रखा हो क्वेश्चन में। ठीक है, ये केसेस रिटायरमेंट में डिस्कस कर रहे थे डिटेल में, नहीं याद आ रहे हो तो एक बार देख लेना उसको। ठीक है, इसमें एक अलग चीज़ क्या आती है, शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। वो रिटायरमेंट में जनरली नहीं होती, अगर डीड में लिखा हो कि रिटायरमेंट में भी देंगे तो दे देंगे, वरना डेथ वाले पार्टनर को तो मिलता ही है। जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो ऑब्वियसली ये नेचुरल है कि साल के बीच में हो सकती है, तो साल के बीच में अगर उसकी डेथ कभी भी हो जाती है तो उसको तब तक की डेट का प्रॉफिट में शेयर का हक बनता है। ठीक है, उसका हक बनता है कि जितने महीने उसने फर्म में काम किया उसको उतना शेयर मिलेगा। एक यहाँ पर कन्फ्यूजन ये आ रही होगी कि उसकी डेथ तो हो गई तो फिर मिलेगा किसको, इसी को एग्जीक्यूटर बोलते हैं। मैं डिस्कस चलो कर भी देता हूँ आप लोगों को, इसकी एंट्री मैं बाद में बताऊँगा एग्जीक्यूटर वगैरह की। देखो, रिटायरमेंट में तो वो पार्टनर है, तो रिटायरमेंट में तो वो बंदा अवेलेबल है, तो उसको ही हम उसी के साथ डीलिंग करते हैं, हम वाइस कैपिटल ट्रांसफ़र कर देते हैं वाइस लोन में। लेकिन यहाँ पर वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, इस वजह से अब उसके जो भी लीगल हेयर्स होंगे, अब वो कैसे पता लगे, कई बार क्या हो सकता है कि उस बंदे की अगर वाइफ को पार्टनर्स बुलाकर सारा पैसा दे दे कि इसका इतना बनता है, हो सकता है, या फिर उसके बच्चों को बुलाकर दे दे। अब उसके बच्चों को बुलाकर दिया, हो सकता है वाइफ जो थी उसकी वो फर्म के अगेंस्ट केस कर दे कि आपने उसको क्यों दे दिया, हम लोग तो अलग अलग रहते थे, हमारे बच्चे हमसे अलग रहते थे, तो ये शेयर तो मेरा बनता है। अब ये सब चीज़ों में फर्म तो पढ़ना नहीं चाहेगी कि कौन अल्टीमेट बेनिफिशियरी है उसका, किसको वो चाहता था कि उसका शेयर मिले, पार्टनर जो जिसकी डेथ हुई है। ऐसे केस में से बेस्ट तरीका क्या है, आप उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हायर कर लो, लॉयर हायर कर लो। वो लॉयर का काम है वो खंगाले कि किसको शेयर मिलना चाहिए, किसका हक बनता है इस पैसे का, हम तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे देंगे। ठीक है, अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव का काम है ये देखना कि ये पैसा किसको मिलना चाहिए, अल्टीमेटली उसके किस फैमिली मेंबर को मिलना चाहिए। समझ में आया, इसको एग्जीक्यूटर बोलते हैं, लीगल हायर बोलते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है ये। ठीक है, तो मैं जब बात कर रहा हूँ कि उसको दे देंगे, मतलब वो लॉयर की बात कर रहा हूँ। तो शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ भी मिलता है। शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, जब तक वो रहा फर्म में उतने महीने का प्रॉफिट देना है। लेकिन दिक्कत है, दिक्कत क्या है, वो तो साल के बीच में गया, और ये सब जो होता है प्रॉफिट वगैरह निकालने का काम ये साल के एंड में होता है, कई कई महीने लग जाते हैं 31 मार्च के बाद। आपने सुना होगा कि फाइनलाइजेशन चल रही है, क्लोजिंग चल रही है, तो
जिनके घर में लोग फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड होंगे जॉब्स में, तो उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है आने में भी घर, क्योंकि ये काम बहुत लंबा चलता है। फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स एक बहुत बड़ा टास्क होता है, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है पूरा होने में। तो साल के बीच में सब कुछ छोड़ के तो प्रॉफिट निकालने बैठ नहीं जाएंगे। तो इसके तरीके बताए गए हैं कि जो शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ देना है वो कैसे निकालना है। इसके दो बेसिस हैं, एक होता है टाइम बेसिस, दूसरा होता है टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर का मतलब फंडामेंटल चैप्टर में मैंने आपको बताया था सेल्स होता है। तो एक तो टाइम बेसिस और एक सेल्स का बेसिस। टाइम बेसिस का मतलब क्या होता है, वो लोग किसी बेस ईयर को पकड़ लेते हैं। जैसे पिछले साल को बेस ईयर मान लो, पिछले साल अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था तो हो सकता है इस साल भी 1 लाख का प्रॉफिट लेकर ही चल लो, उस बेसिस पे उसका प्रॉफिट निकाल दो। कैसे निकलेगा फिर, 1 लाख तो पूरे साल में हुआ है, अब देख लो कि वो इस साल कितने महीने रहा फर्म में। फॉर एग्जाम्पल वो 4 मंथ्स रहा, तो 1 लाख ये तो पिछले पूरे साल का है, इंटू 4/12, इंटू 4/12 करके 4 महीने का प्रॉफिट आ गया, इंटू हिज शेयर, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो जो पार्टनर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने बाकी चीज़ें देखी होगी कि सबको मिलती है, जैसे हमने अभी तक जनरल रिजर्व बांटा, फ्री रिजर्व्स वगैरह, जितने भी ये रिजर्व्स बांटे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटा, वो तो सबको मिला। लेकिन शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ में फ़र्क है, वो सिर्फ उस पार्टनर को मिल रहा है जो पार्टनर गया है। क्यों? क्योंकि बाकी पार्टनर तो अभी है फर्म में, तो उनको तो पूरे साल का मिलेगा, वो 4 महीने का लेके क्या करेंगे, वो तो रुक सकते हैं अभी तो और 8 महीने देखने हैं उनको, तो 8 पूरे 12 महीने का प्रॉफिट वो एक साथ ले लेंगे। वो उनको क्यों मिलेगा, उनका तो कोई लॉजिक ही नहीं है मिलने का प्रॉफिट, ठीक है। तो पहला तरीका क्या हुआ, टाइम बेसिस। फॉर्मूला क्या है इसका, प्रॉफिट ऑफ बेस ईयर इंटू मंथ्स अप टू डेथ अपॉन 12 इंटू हिज शेयर, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये निकल कर आ जाएगा टाइम बेसिस के हिसाब से कि हमको उसको कितना प्रॉफिट देना है। अब बेस ईयर किसको लेना है, पिछले साल को ही लेना है। नॉर्मली पिछले साल को लिया जाता है, वैसे क्वेश्चन बताएगा आपको। कई बार क्या होता है, पिछले 4 सालों के एवरेज को वो लेते हैं बेस ईयर, तो ठीक है पिछले 4 सालों का एवरेज निकाल देंगे। वो पिछले से पिछले साल को ले सकते हैं बेस ईयर। उनको जो बेस्ट ईयर लगता है कि नहीं ये ईयर ठीक है, ये मत सोचना कि जिसमें कम होगा उसमें निकाल लेंगे, वो नहीं, एक लॉजिक के साथ ही डिस्कस करते हैं वो लोग कि किस बेसिस पर प्रॉफिट निकालना है। अगर पिछले साल कोई एबनॉर्मल आइटम हुई होगी, पिछले साल आग लग गई होगी और उस वजह से नुकसान हो गया, तो क्या वो प्रॉफिट लेना ठीक है पिछले साल का, वो ईयर ही एबनॉर्मल सा है, तो पिछले से पिछले साल का ले लेना चाहिए, ठीक है ना। तो बेस ईयर किसको मानना है, आप इसमें चिंता मत करना, वो क्वेश्चन बता देगा कि किसको मानना है। कई बार एवरेज को मानते हैं, कभी पिछले साल को मानते हैं, ठीक है, ये चलता है। इंटू मंथ्स अप टू डेथ अपॉन 12 इंटू हिज शेयर कर देंगे, ये आ जाएगा टाइम बेसिस के हिसाब से प्रॉफिट निकल के। दूसरा होता है टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस पर निकालना, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स। ये देखा जाता है कि ये भी एक तरीका बेस्ट है, इसमें मंथ्स इग्नोर कर देना। क्या देखो, यूनिटरी मेथड लगाओ। पिछले साल 10 लाख की सेल हुई और 1 लाख का प्रॉफिट था। पिछले साल 10 लाख की सेल पर 1 लाख का प्रॉफिट था। इस साल अभी तक 4 लाख की सेल हुई है, तो प्रॉफिट कितना हो गया ऑन एन एवरेज, 40,000 का, अप्रॉक्सीमेटली 40,000 होगा। कैसे, 1 लाख प्रॉफिट होता 10 लाख की सेल पर, तो 4 लाख की सेल पर कितना प्रॉफिट होगा, यूनिटरी मेथड से हमने निकाल लिया, ठीक है। बट ये पूरी फर्म का आया, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। कुछ लोगों को टाइम बेसिस ठीक नहीं लगता, कुछ लोग मतलब कुछ बिजनेसेस को टाइम बेसिस ठीक नहीं लगता, तो वो लोग सेल्स के बेसिस पे चलते हैं। और सेल्स देखना बहुत आसान है, अपनी सेल्स बुक निकाल कर देख लेंगे, 4 महीने की टोटल सेल पता लग जाएगी। फॉर्मूला क्या हुआ, प्रॉफिट ऑफ बेस ईयर अपॉन सेल्स ऑफ बेस ईयर, मतलब जैसे 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू सेल्स अप टू डेथ। सेल्स अप टू डेथ हमने हमारे केस में कितनी थी, 4 लाख, इंटू हिज शेयर, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया आप लोगों को ये? तो ये तरीका होता है टर्नओवर बेसिस से शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालने का, ठीक है। अब आप देखो, इसमें एक और तरीका अपनाते हैं कुछ लोग, वो भी ठीक है। वो ये फॉर्मूला याद नहीं रख पाते, तो वो कहते हैं हम ना पहले परसेंटेज निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक है, वो भी परसेंटेज निकाल लेंगे। मतलब पिछले साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था 10 लाख की सेल पे, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, 10% प्रॉफिट है सेल्स पर।
10% प्रॉफिट ऑन सेल्स है, 10% ले लो। तो 10 इस साल कितनी सेल हुई? 4 लाख। 4 लाख इंटू 10% इंटू हिज शेयर। पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो बात वही है, हम भी तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स करके परसेंटेज ही लिख रहे हैं, बस आपको ये थोड़ा फॉर्मूला कई बार लोगों को लंबा लगता है, तो वो ऐसे ना निकाल कर कहते हैं कि हम सीधा करेंगे कि प्रॉफिट ऑफ बेस ईयर अपॉन सेल्स ऑफ बेस ईयर ना करके वो पहले एक परसेंटेज निकालेंगे इनटू सेल्स अप टू डेट इनटू हिज शेयर कर देंगे। समझ में आ गया? बात एक ही है। ये दो फॉर्मूले होते हैं, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस, शेयर इन प्रॉफिट निकालने का, जो कि अप टू द डेट ऑफ डेथ निकल कर आ रहा है। समझ में आ गया? बहुत डिटेल में डिस्कस किया मैंने। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जर्नल एंट्री दो तरीके की बताई जाती है। पहली है इफ रेशियो डज नॉट चेंज, अगर पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, पीएसआर है, वो चेंज नहीं हुआ। चेंज नहीं हुआ मतलब पुराना ही चल रहा है। जैसे ए बी सी पार्टनर थे 3:2:1 में, सी की डेथ हो गई, तो अभी भी अगर रेशियो 3:2 ही है नया वाला, इसका मतलब क्या? रेशियो चेंज नहीं हुआ। तो जब भी रेशियो चेंज नहीं हुआ तो जर्नल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। देखो, प्रॉफिट देने के लिए एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पता ही है, फंडामेंटल्स में पढ़ा है। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे अकाउंट कब बनते हैं? साल के एंड में। और हम यहाँ पर प्रॉफिट बांट रहे हैं साल के बीच में। तो जब साल के बीच में प्रॉफिट बांटेंगे तो इसलिए उसकी जर्नल एंट्री P&L एक सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं हम, ठीक है? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? लेकिन अगर पार्टनर्स की रेशियो चेंज हुई तो जर्नल एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, जर्नल एंट्री में अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो, अगर रेशियो चेंज होती है तो एंट्री बनती है गेनिंग टू डिसीज्ड। अगर रेशियो चेंज नहीं होती तो एंट्री बनती है P&L सस्पेंस टू डिसीज्ड। अगर आप एनालाइज करो फर्क क्या है, दोनों केस में डिसीज्ड पार्टनर को तो पैसा मिल रहा है, दोनों केस में ही बचे हुए पार्टनर्स ही पैसा दे रहे हैं। बस अगर रेशियो चेंज नहीं हुई तो वो ओल्ड रेशियो में दे देते हैं। ओल्ड रेशियो में कैसे? भाई, आपने P&L सस्पेंस डेबिट करके छोड़ दिया, अब ये P&L सस्पेंस कहाँ अपीयर करेगा? बैलेंस शीट में अपीयर करेगा। आपको बनानी नहीं है बैलेंस शीट में, वैसे बता रहा हूँ, बैलेंस शीट में अपीयर करेगा। अब बैलेंस शीट में जब अपीयर करेगा तो कभी आगे चलकर कभी तो राइट ऑफ होगा, ये असेट साइड पर अपीयर करेगा ये, क्योंकि डेबिट बैलेंस है और ये नुकसान है, तो राइट ऑफ होगा, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट ही होगी तब भी। तो अल्टीमेटली ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है? डेबिट। लेकिन अगर रेशियो चेंज होती है तो क्या जर्नल एंट्री बन रही है? गेनिंग टू डिसीज, तब गेनिंग से लेकर दे रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब उसमें वो ओल्ड रेशियो में चार्ज कर रहे हैं अपने ऊपर, और दूसरे जब रेशियो चेंज होती है तब वो किस में चार्ज कर रहे हैं? गेनिंग रेशियो में, ठीक है? ये फर्क हो जाता है दोनों जर्नल एंट्री का। वैसे लगभग आपको P&L सस्पेंस ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 99% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें रेशियो चेंज नहीं हो रही होती, ठीक है? बुक के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 7.30 पर। X, Y and Z were partners in a firm. Z died on 31st May 2020. His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years of profit before death. बेस ईयर किसको मानना है? पिछले 3 सालों को एवरेज लेकर बेस मानना है, ठीक है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18, 19, 20 वर 18,000, 19,000, 17,000 रिस्पेक्टिवली। एक डाउट आता है, भैया इसमें टाइम बेसिस लग रहा है, टर्नओवर बेसिस लग रहा है, कई बार कंफ्यूजन होती है। सबसे इजी तरीका है, अगर सेल्स गिवन है तो टर्नओवर बेसिस, नहीं गिवन तो टाइम बेसिस। क्या क्वेश्चन में सेल गिवन थी? नहीं गिवन, तो कौन सा बेसिस हुआ? टाइम बेसिस, ठीक है? सेल गिवन होगी तो टर्नओवर, नहीं गिवन होगी तो टाइम बेसिस वाला मेथड लगेगा। तीनों सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले साल के। कैलकुलेट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम व्हेन। पहला पॉइंट है पीएसआर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज, अगर रेशियो चेंज नहीं हुई तब। या दूसरा पीएसआर ऑफ
रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेस एंड न्यू रेशियो बीइंग 3:2। रेशियो चेंज हो जाती है और अब कितनी रह जाती है 3:2। पहले थी रेशियो कितनी थी, डीड साइलेंट थी तो 1:1:1 थी, पहले 1:1:1 थी, अब हो जाती है 3:2। ये दोनों केसेस में आप लोगों को बताना है। दोनों में से कोई भी केस लग रहा हो, कैलकुलेशन तो सेम होगी, आदमी को पैसा तो उतना ही मिलेगा। बस वो बात और है कि अगर रेशियो चेंज नहीं हो रही होगी तो P&L सस्पेंस डेबिट होगा, रेशियो चेंज हो रही होगी तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ये फर्क हो जाएगा। कर लेते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, Z शेयर इन प्रॉफिट ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय मंथ्स अप टू डेथ अपॉन 12 इनटू हिज शेयर। प्रॉफिट ऑफ बेस ईयर कैसे निकाला, एवरेज ले लिया पिछले 3 सालों का, जो कि कितना आ रहा है 18,000। इस साल कितने महीने रहा वो फर्म में, पिछला साल इनका एंड हुआ था 31 मार्च को, तो उस हिसाब से अप्रैल और मई 2 महीने हुए, तो 2/12, ठीक है, इंटू 1/3, उसका शेयर 1/3 है, तो 1000 रुपीज़ आ गया जेड का शेयर। पहला केस है रेशियो रिमेन सेम, रेशियो सेम है, एंट्री क्या बनी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, 1000। रेशियो चेंजेस, अगर रेशियो बदल जाती है तो, रेशियो बदलती है तो पहले गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, निकालिए। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये निकाला, गेनिंग रेशियो बन गई 4:1। बांटो, गेनिंग टू डिसीज पार्टनर, तो एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड्स कैपिटल। जेड को तो 1000 रुपये देने और किस रेशियो में देने, 4:1 में, 1000 इंटू 4/5, 1000 इंटू 1/5, ठीक है, तो ये 800 रुपये और 200 रुपये एक्स और वाई में आ जाएगा। समझ में आ गई, तो ये एंट्री बनेगी इन केस ऑफ रेशियो चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 14 ये था, ये टाइम बेसिस वाला क्वेश्चन है। एक टर्नओवर बेसिस का और ले लेता हूँ। देखो कई क्वेश्चन में आप लोगों को क्या होगा कि रेट गिवन है, वो तो इसका मतलब आपको टर्नओवर बेसिस का काम आधा कर दिया, मतलब आपको कह देगा हम 10% प्रॉफिट कमाते हैं सेल्स पर, और इस साल सेल हुई है 3 लाख की, तो ठीक है 3 लाख इंटू 10%, 30,000 इंटू हिज शेयर। मतलब जो मैं पहले आपको बता रहा था ना कि प्रॉफिट ऑफ बेस ईयर अपॉन सेल ऑफ बेस ईयर इंटू सेल्स अप टू डेथ इंटू हिज शेयर करते हैं, तो प्रॉफिट ऑफ बेस ईयर अपॉन सेल्स ऑफ बेस ईयर करके उन्होंने पहले ही परसेंटेज निकाल के आपको दे दी। तो अगर आपको पहले ही परसेंटेज निकाल कर दे देगा, आपका एक काम कम हो गया, आप सीधा परसेंटेज लगाओ, सेल्स में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन फुल फ्लेजिड में थे जिसमें सेल वगैरह गिवन थी, मुझे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में कोई दिखा नहीं, इसलिए मैंने पहले ये क्वेश्चन ले लिया, कोई बात नहीं। तो 32 क्वेश्चन देखो, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हम लोग, सिर्फ जेड जो भी पार्टनर जा रहा होगा उसका शेयर निकालेंगे, कितना बन रहा है इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। कविता, लीना एंड मोनिका आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:1:3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। थर्ड लाइन पे आओ, फर्म क्लोजेज इट्स अकाउंट एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। ये जानना भी जरूरी होता है, मंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वरना, अगर टाइम बेसिस हुआ तो, टर्नओवर में तो फिर भी बच जाएंगे इस चीज़ से। कविता डाइड ऑन 30 सितंबर 2012, कविता की डेथ हो गई 30 सितंबर 2012। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर द डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। ये चीज़ें देनी है, आप सीधा डी पॉइंट पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट छोड़ देंगे। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ will be calculated on the basis of sales, turnover basis. It is also specified that the sales during 11-12 were rupees 20 lakh। 11-12 पिछले साल सेल्स कितनी थी, 20 लाख रुपए की। The sales from 1st April 2012 to 30th September 2012 were rupees 4 lakh। इस साल के दौरान जितने महीने भी वो रही फर्म में, कितने महीने रही, 6 महीने, 6 महीने में कितनी सेल हुई है, 4 लाख रुपए की। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 12 वॉज 2 लाख। पिछले साल प्रॉफिट कितना था, 2 लाख रुपए का। पिछले साल प्रॉफिट था 2 लाख का, सेल्स थी 20 लाख की। इस साल प्रॉफिट कितना हुआ है, इस साल सेल कितनी हुई है, 4 लाख की। फॉर्मूला लगाइए आप लोग टर्नओवर बेसिस वाला, क्या है, प्रॉफिट ऑफ बेस ईयर अपॉन सेल्स ऑफ बेस ईयर इंटू सेल्स अप टू डेथ इंटू हर शेयर करेंगे। इससे कोई 2 लाख अपॉन 20 लाख
और वही जो मैं दूसरा तरीका क्या है, पहले परसेंटेज निकाल लो। 10% प्रॉफिट बन रहा है, कैसे? 2 लाख का प्रॉफिट है 20 लाख की सेल पर, तो 10% निकाल लेंगे 4 लाख का, बात तो वहीं की वहीं आ गई। इनटू हर शेयर, उसका शेयर 1/5 है, अमाउंट आ गया 8000 रुपीज़। रेशियो चेंज नहीं हो रही थी, फर्स्ट केस लग रहा था क्योंकि एंट्री बनी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कवितास कैपिटल ₹8000। ठीक है, कविता को 8000 रुपये दे देंगे हम लोग P&L सस्पेंस से निकाल कर। ये 32 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में आ सकता है, अब इसको टफ क्या करेंगे, वो ये कर सकते हैं कि कह दें बेड डेट हो गए, वो माइनस करना रह गया था तो अब कर देंगे। कोई एक्सपेंस छूट गया था, वो माइनस कर दो, अब कर देंगे। कोई एक्सपेंस गलती से माइनस हो गया था, प्लस कर देंगे। मतलब जो गुडविल में करा था ना उन लोगों ने, गुडविल में जो एडजस्टमेंट्स दी थी वो तो फिर भी बहुत टेक्निकल एडजस्टमेंट्स थी, उतनी टेक्निकल तो नहीं कि उसमें से एक आध एडजस्टमेंट यहाँ भी आ सकती है। स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया, ये हो गया, बस प्रॉफिट ठीक करने हैं, फिर वही फॉर्मूला लगाना है, प्रॉफिट ऑफ बेस ईयर इंटू मंथ्स अप टू डेथ अपॉन 12 इंटू हिज शेयर। ठीक है, तो वो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो वो करवा सकते हैं आपसे क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन और देखो आप लोग, भाई ज़रूरी तो नहीं है डेथ या तो फर्स्ट को ही होगी या मंथ के एंड में ही होगी, बीच में भी हो सकती है डेथ। तो उसका एक क्वेश्चन लेते हैं। X, Y and Z आर पार्टनर्स इन अ फर्म, आर पार्टनर्स इन 2:2:1। Y डाइड ऑन 12th जून 2019। Y की डेथ हो जाती है 12th जून 2019 को। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 19 वॉज ₹1 लाख। पिछले साल प्रॉफिट कितना था? 1 लाख रुपए का। कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। उसकी डेथ की डेट तक का प्रॉफिट में शेयर निकालना है। टाइम बेसिस या टर्नओवर बेसिस? ऑब्वियसली टाइम बेसिस, सेल्स तो कहीं गिवन भी नहीं है। हमने पढ़ा था प्रॉफिट ऑफ बेस ईयर, तो वो तो लिख देंगे, इनटू मंथ्स अप टू डेथ अपॉन 12 था। अब मंथ्स नहीं आएगा क्योंकि साल के बीच में हो रहा है, तो अब क्या लिखेंगे हम? डेज अप टू डेथ अपॉन, महीने तो 12 होते हैं लेकिन दिन कितने होते हैं? 365, तो डिवाइडेड बाय 365। ठीक है, इनटू हिज शेयर। अब डेज अप टू डेथ कैलकुलेट करना जरूरी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, पिछला साल 31 मार्च को खत्म हुआ था, इस साल वो 12 जून को उसकी डेथ होती है। कितने दिन रहा वो फॉर्म में? अप्रैल से शुरू करते हैं, 30 डेज अप्रैल के, मई में 31 डेज, जून में 12 दिन। डेथ की डेट का भी हम लोग शेयर इन प्रॉफिट देते हैं। कई बार कंफ्यूजन होती है कि 11 तारीख तक का देना है कि नहीं, डेथ की डेट तक का देंगे, 12th का भी देंगे हम लोग। ठीक है, तो 30 दिन अप्रैल के, 31 दिन मई के और 12 डेज जून के, इन सब को ऐड कर दो, 73 बन के आ रहा है, 73 डेज। तो 73 अपॉन 365 इंटू 2/5, ये वाइज शेयर इन प्रॉफिट आ गया 8000 रुपये। जर्नल एंट्री बन गई P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 8000। समझ में आ गया? तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, कुछ था ही नहीं इस कंसेप्ट में। इसको कर लेना, इसके कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो करके देख लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में।